उसमें जो कुछ गड़बड़ होने लगा था तो उसको सुधारने के लिए एक नया साइंटिस्ट आ गया। उसका नाम क्या है? जिसको बोलते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी। पेपर दिख रहा है, देखो तुम वहाँ पर। देख रहा है इससे ऊपर ना जाइएगा समझा? तो इसे में हम क्या करेंगे, आज बोर्स एटॉमिक थ्योरी में देखेंगे। तो देखो बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या किया था, इसमें कुछ नया थ्योरी नहीं दिया था। तो क्या किया था कि अपना नया एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया था। मतलब क्या समझा, नया एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया था तो कि जो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था तो उसी में से खोज खास कर कुछ 2-4 पोस्टुलेट निकाला था, जो कि रदरफोर्ड लगभग क्या था, इसका जो अपना थ्योरी दिया उसमें से थोड़ा बहुत मिल जाता था। रदरफोर्ड भी बोला था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूरता है। तो हाँ, नेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रॉन्स। बोर भी क्या बोलेगा, बोर भी वही बात बोलेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वह एटम्स के अंदर रहता है और नेगेटिव उसके चारों ओर क्या करता है, घूरते रहता है। तो उसने जो थ्योरी दिया था वह, इसका पूरा नाम क्या, नील बोर्स इसका पूरा थ्योरी है। तो जो बेसिस पर दिया था वह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर भी। प्लैंक्स क्वांटम क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक्स। जो बाबर ने पूछा था कि क्वांटम क्या होता है, क्वांटम, तो उसमें क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम जो होता है नहीं, उसका एक नेम ही था। तो इसमें कुछ देखो थ्योरी लिखो इसका कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी। हाँ लिख देते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखेंगे। हो गया, समझाएंगे इसको तुरंत। इसको क्या करना है कि रिलेट करके चलना, समझा? रिलेट मतलब क्या हो गया कि मान लो जो पीछे वाला पड़ा उसको याद रखेगा। फिर क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का खोज हुआ था, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, वो सब के द्वारा जो खोज किया गया था, तो उसको यदि रिलेट करके चलेगा। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड द्वारा पॉजिटिव चार्ज का खोज किया गया, पता किया, ऐसे वैसे किया जो भी था, फिर उसका तो रिलेट करके चलेगा तो फिर कभी भूलने का चांस नहीं रहेगा। यदि वैसे याद करेगा कि इसका थ्योरी को डायरेक्ट हम याद कर लेते हैं तो याद तो हो जाएगा, लेकिन क्या करेगा बाद में भूल जाएगा। तो क्या करेगा, रिलेट करके इसको चलेगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें समझना कि अपना कुछ ज़्यादा नया थ्योरी नहीं दिया था, लेकिन इसका भी थ्योरी अभी तक क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसी का है। इसमें क्या दिया गया, एक बार पढ़ो तो तुम लोग, जोर से पढ़ना। The explains the uniformity and spectrum of atom needs for applied Planck's quantum theory of radiation on Rutherford atomic model. He made following assumption popularly known as postulate of बोर्स एटॉमिक। model. उसके बाद में क्या हो जाए, पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। यानी अपना जो कुछ थ्योरी देने का स्टार्ट किया वहाँ से किया। इसका कहने का मतलब क्या था कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। यानी क्या था कि जब रदरफोर्ड ने खोज किया था एटम्स का, पॉजिटिव चार्ज का भी खोज हुआ एटम्स का, तो उसमें क्या पता चला था कि जो स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम जो होता है एटम्स का, स्टेबिलिटी यानी कैसा रहता है नहीं रहता है, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है कि हम जब आगे थोड़ी देर पहले कल जब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल लाइन तो उसमें पता चला कि स्पेक्ट्रम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, समझा? तो यहाँ पर अपना फिलहाल समझो कि स्पेक्ट्रम जो होता है, यानी दो चीज़ नहीं बता पाया था कि स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एटम का जो होता है क्या होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, रदरफोर्ड, जिसकी वजह से बोर्स आया। उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो नील बोर इसका पूरा नाम है। अप्लाइड किया था क्या चीज़, प्लैंक्स क्वांटम। प्लैंक्स क्या एक साइंटिस्ट का नाम है। तो उसके थ्योरी के साथ लेकर के यानी रदरफोर्ड एंड इसका थ्योरी दोनों के लेकर के क्या किया, अप्लाई करने लगा थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसमें उसमें एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ते है, ई बराबर एच न्यू वाला। तो उसी को लेकर क्या किया गया, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड के मॉडल को ही आगे क्या मॉडिफाई करने लगा। एजम्पशन एंड पॉपुलरली, तो अपना कुछ एजम्पशन दिया जो कि क्या था, पॉपुलर आगे होकर के चला गया। इसमें कहीं दिक्कत है कि यानी इसमें सीधा क्या समानांतर है कि, हाँ बताओ। बोर्स जो था रदरफोर्ड का ही एटॉमिक, हाँ उसी को यूज़ किया था। तो उसमें देखो समझना, याद रखना इसको सीधा से कि जो बोर्स अपना थ्योरी दिया हुआ किसके बेसिस पर दिया था, रदरफोर्ड के ही खोज वाला पर एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या पता था, उसमें अपना थ्योरी देने का स्टार्ट किया कि स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम जो होता है एटम्स का वह क्या होता है, समझा? तो जो उसका ड्रॉबैक बना उसका यही क्या हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा। यानी रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक निकला वह इसका क्या हो जाएगा, बोर्स का थ्योरी हो जाएगा। तो इसमें क्या था, अब यदि हम इसका पोस्टुलेट लिखेंगे तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह क्या होता है, कंसंट्रेट रहता है,
और उसका क्या होता है, मास भी वहीं पर कंसनट्रेट आता है ना, पॉजिटिव चार्ज में मास उसका क्या होता है, कंसनट्रेट आता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है। दूसरा हो गया, दूसरा पोस्टुलेट में क्या करेंगे कि जब हम इसमें हाई एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वह अपने सेल से बाहर आएगा। उसके बाद में फिर हम आगे अपना थ्योरी को देखते जाएंगे। तो क्या इसको लिखा दे, लिखा देते इसको। एनर्जी लेवल LVEL, लेबर और सेल। हो गया। हमको लगता नहीं मार्कर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। किसे? ये दूसरा वाला आ गया, इसका जो क्या कहते हैं गड़बड़ है। कोई दिक्कत नहीं चलेगा, फिर भी खींच के चलाएंगे। हम लोग क्या कहते हैं, झारखंडी आदमी ना, और इंडिया वाला आदमी क्या होता है कि मैनेज करना बहुत अच्छा से जानता है। हाँ हो गया। अब इसका क्या करेंगे, पोस्टुलेट देखेंगे। पोस्टुलेट ने जो अपना कुछ थ्योरी इसमें देने का स्टार्ट किया वही। अब देखो इसमें हाँ, इसमें देखो समझना कि एन एटम हैज़ पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका मतलब क्या समझा, पॉजिटिव चार्ज कोर वेयर होल मास ऑफ एटम सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, यानी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह कंसनट्रेटेड कहाँ होता है, सपोज टू बी कंसनट्रेटेड इन एटम, यानी होल मास जो रहता है, जो उस तरह ना बताए थे पहले दिन, क्या लिखे थे कि जो पॉजिटिव मास जितना भी रहता है एटम्स का, कि कंसनट्रेटेड मास ऑफ एन एटम सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, यानी एटम का जो मास होता है वह कहाँ रहता है, कंसनट्रेटेड रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज के जैसा। किस में रहता है, तो एटम में रहता है। अब समझना यहाँ पर ध्यान से कि हमने बताए थे, वो एग्जांपल दिए थे कि मान लो तुमको वजन लेके चढ़ना है, तो हाथ में लेके जाएगा कि माथा पर लेके जाएगा, माथा पर लेके जाएगा, यानी मास कहाँ पर चल गया, पूरा एक जगह कंसनट्रेटेड हो गया माथा पर। तो बस समझना कि एटम में होता है कि इसका जो पूरा मास होता है एटम का, वह कंसनट्रेटेड कहाँ रहता है, पॉजिटिव चार्ज में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब देखना कि मास जो इसको कंसनट्रेटेड रहता है कैसे रहता है। हम पहले से भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, और इसी को जोड़ने के बाद जो निकलता हुआ क्या कहलाता है, मास नंबर इसी कहलाता है। यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ते तो क्या कहलाता है, मास नंबर। तो तुम लोग सीधा से मतलब समझ सकता है कि जो एटम्स का मास होता है वह क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कंसनट्रेटेड रहता है। तो को पूछा कि इसमें कंसनट्रेटेड कैसे रहता है, तो डायरेक्ट तुम लोग बोल देना कि न्यूक्लियस में जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो बोला कि मान लो कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो मास नंबर उसको कैसे बोलेंगे, तो डायरेक्ट बोलना कि मास नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर। रीजन समझ में आ गया। को मान लो पूछेगा डायरेक्ट कि एटम में जो चार्ज पर न्यूक्लियस जो रहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस में, तो बोला जाता है कि मास उसमें कंसनट्रेटेड रहता है। तो कैसे रहता है, कोई रीजन दे सकता है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, हाँ क्या बोलेगा कि जो इसमें एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो बना होता है वह किससे बना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। बता देगा इसमें, कोई दिक्कत है इसमें, क्या वो होगा, नहीं समझा। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या बताया है कि एन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, और फिर एटम के पास में नहीं होगा, पास होगा, क्योंकि यहाँ पर हैज दिया गया है। वेयर होल मास ऑफ एटम, यानी एटम का जितना मास होगा वह कंसनट्रेटेड रहेगा, कहाँ पर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज में। तो पूरा एटम का मास कंसनट्रेटेड रहेगा पॉजिटिव चार्ज में। कंसनट्रेटेड मतलब एक जगह रहना, नहीं बोलता कि कंसनट्रेट करके पढ़ो, मतलब ध्यान केंद्रित करके पढ़ो। ध्यान केंद्रित करना मतलब एक जगह स्थिर हो जाना। तो जो यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज मिल करके किससे बना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जब हम जोड़ते तो क्या आता है, मास नंबर आता है। यदि मान लो कि इसमें पूछेगा कि ऑक्सीजन दिए इसमें, तो इसका मास नंबर बताना, तो मास नंबर कैसे बताएगा, डायरेक्ट तुम लोग वैसे बोल जाएगा कि इसका कितना नंबर में आता है, ऑक्सीजन 8 में आता है, यानी इसका मास नंबर कितना बोल जाएगा, 16 बोल देगा। तो बोल 16 कैसे आया, तो
तो डायरेक्ट बोलना कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन में और कितना, तो 8 न्यूट्रॉन होता है और 8 प्रोटॉन होता है, और उसी को जोड़ने के बाद क्या होता है, मास नंबर निकलता है। भाई मान के चलिए सल्फर का 15 होता है तो उसका 31 होता है मास नंबर। सल्फर का 15 थोड़ा होता है, सल्फर का 16 होता है। फास्फोरस का 15 होता है। फास्फोरस का 15 होता है, तो देखना फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो हम हमेशा से क्या बताए थे कि न्यूट्रल के लिए जब होता है तो क्या होता है, सेम होता है। तो देखो इसमें कि जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन किसके बराबर हो जाता है, प्रोटॉन जो न्यूट्रल के लिए हो जाता है वो कितना के लिए हो जाता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। इसका कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 15, यानी न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, 15, प्रोटॉन इसमें कितना हो जाएगा, 15, और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, N is equal to Z minus A। n इजकल टू जेड माइनस ए माइनस जेड, हाँ, A minus Z। ए माइनस जेड। तो उलझना नहीं, क्या समझा, हाँ, फॉर्मूला बेसिस पढ़ा रहे तो याद रखना पड़ेगा ना। मान लो तुम लोग क्वेश्चन किया अभी नहीं पता रहता तो क्या बता पाते, दिक्कत होता। अब देखो अगला पॉइंट में क्या दिया गया कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ लो कि जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी लिया गया था वह ज़्यादातर किसके लिए किया गया था, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिया गया था। यानी यदि हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। फिर यदि हम अगला बात करेंगे तो हीलियम एटम हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस चार्ज हो जाएगा। हाँ, लिथियम यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। बस इतना ही लिया था। हाँ, आगे यदि लेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो कि सल्फर लेगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, यानी इस पर कितना जाएगा, 15 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए लिया गया था। ज़्यादातर जितना किया गया था इसमें एक्सपेरिमेंट बोर्ड जो किया गया था, तुम लोग पहले से भी पढ़ा होगा कि हमेशा तुम पढ़ते आ रहा तो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम बहुत बार देखो। तुम उसमें हीलियम एटम भी ले सकते हैं, लेकिन किसके लिए ले सकता है, सिर्फ एक प्रोटॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। समझा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन आता है इस तरह से, हम बन देंगे क्वेश्चन उसमें। अब देखो दूसरा पॉइंट में क्या बताया है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इससे तो हमें पहले भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किसके चारों ओर घूमता है, न्यूक्लियस का चारों ओर घूमता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा। अब देखना कि द फिक्स पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो घूरता है वह क्या करता है, फिक्स पाथ पर घूरता है। या तो घूमते घूमते अंदर नहीं आएगा, तो फिलहाल अभी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अंदर बाहर आएगा तो हम बताएंगे कि कब आएगा। सो यहाँ पर अभी समझो इस पॉइंट में क्या दिया गया कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन जो है किसका, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम यानी यह जो क्या है, यानी इसको हम क्या नाम ले लिए, हाइड्रोजन एटम। अब इसके चारों ओर घूमता है फिक्स पाथ में, यानी फिक्स पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज नाउ एज ऑर्बिट। अब जो यही ऑर्बिट में घूमता है, ये फिक्स पाथ में घूमता है, इसे का नाम क्या दे दिया गया, और इस पूरा का नाम है क्या चीज़, एटम। ये जो ऑर्बिट में घूमता है उसका नाम क्या है, ये जो पूरा इसमें घूमता है उसका नाम क्या है, ऑर्बिट है। अब समझना ध्यान से कि देखो इसका नाम क्या है, पूरा का एटम है। इसके अंदर में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, इसके चारों ओर घूमता है। अब यदि हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यदि हम अगला सेल इसका बना देते हैं तो क्या यहाँ पर इस तरह से नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा। तो किसका, यानी जब भी घूम रहा है एक ऑर्बिट में घूम रहा है फिक्स, तो इसी का नाम जो घूम रहा है, एक लाइन में जो घूम रहा है उसी लाइन का नाम क्या बोल दिया गया, ऑर्बिट। और इसी नाम का एक और नाम से किस नाम से जानते हैं, सेल के नाम से, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्ष। न बोलता कि जो मंगल ग्रह पर भेजा गया था तो वो ऑर्बिट से क्या हुआ था, सैटेलाइट अलग हो गया था, जिसके कारण का पहुंच नहीं पाया था चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 2 में तो वही हुआ था। कोई चीज़ का पृथ्वी जो घूमता है अपने किस में घूमता है, एक अपने अक्ष पर घूमता है, और उसका भी क्या होता है, चारों तरफ ऑर्बिट होता है। समझ गया। अब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल। अब इसको भी क्या बोलते हैं कि इसको देखना कितना नाम से जानते हैं। सो अब देखना इसको बताते हैं कि इसको कितना नाम से जानते हैं। सो पहला क्या आ गया, एटम हो गया, इसका चारों तरफ क्या हो गया, उसको सेल बोलेंगे, यानी ऑर्बिट भी बोलेंगे, सेल भी बोलेंगे, और अगला क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल। क्या समझा, ऑर्बिट भी बोलेंगे, सेल भी बोलेंगे, और अगला क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल। तो देखो एनर्जी लेवल के लिए इसको कुछ लिखो, अब बताते इसका आगे। अच्छा आ रहा नहीं आ रहा, अब नहीं आता हुआ आ रहा है।
तुम लोग अपना कॉपी में बनाएगा तो बढ़िया से बनाना, क्या तुम लोग मिटा नहीं पाएगा। क्या समझा? अच्छा सुना ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ ना। चलो इसको बनाते जाओ साथ है। हाँ, थोड़ा इस तरफ बनाना जो कि यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे। कितना बड़ा लिखेंगे? हाँ, लिख लीजिए भैया। तुम लोग क्या करना, एक रस्सी ले लेना। KLMN से ले लिखना है। हाँ, KLMN चल लिखो इसको। हाँ, हो गया, इतना लिखना था। तो और क्या लिखना है, अभी और लिखेंगे। लिख दीजिए। बनाओ। इतना हो जाएगा भैया। हाँ, इतना में नहीं होगा, ये अगला पेज में बनाओ। क्या है ना? इसका नाम क्या जानते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं क्या? तब न्यूक्लियस के नाम से। हो गया। means first energy level of orbit. हो गया, अगला लिखो। ज़्यादा बड़ा बन गया ना, जगह नहीं हो रहा है। सर बड़ा हम बना दिए भैया। गमक रहा है कि नहीं गमक रहा है? तुम लोग गलती से भी क्या करना, समय बचाने का प्रयास नहीं करना। क्या करेगा कि यहाँ बिंदु दे देगा, ये बिंदु दे देगा, बस। नहीं समझा? हाँ, गलती से भी वो कोशिश नहीं करना कि डॉट डॉट दे करके टाइम बचा लेंगे। नहीं, टाइम नहीं बचाना ना। हाँ, टाइम बचाने वाला आएगा, वहाँ पर तुरंत बोलेंगे कि हाँ तुम लोग को क्या करना है, टाइम बचाना है। लेवल ऑफ मतलब आ जाता है भैया, वाली सेकंड फॉर लिख के चल अभी डॉट डॉट में। हाँ, तो वही नहीं करना ना, इसीलिए हम पहले बोल दिया, हम जानते हैं कि तुम लोग वही करेगा। यही किए हैं। यही कर दिया ना। मान लो तुम लोग का क्या कहते हैं, तुम लोग का सोच को हम धीरे धीरे नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर गड़बड़। भैया भी यही चाहते हैं। हो गया। नासा कंपनी ने मांगा 10 लाख एडवांस डाल के 50 लाख पीछे दे दिन बोला। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो एनर्जी होता है उसका कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हम आगे इसका थ्योरी देखेंगे। तो इसमें थोड़ा थ्योरी लिखा देंगे उसको, आसान है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोगों ने। अब इसमें देखो, जैसा कि आप लोगों ने तो देखो, इसका मतलब क्या समझ रहा है, कुछ बताएगा कोई? समझ तो रहे हैं, हाँ बताएंगे नहीं। बताएगा नहीं, बात सही बोला। देखो एक बार ट्राई करके देखो, कोशिश करके। तुम लोग के बात बताने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं बताए ना, शुरू में बोले थे। ये तो वो आएगा पूछने लेकिन नहीं, सबसे बड़ा टैलेंटेड क्या होता है सो बताएंगे, थोड़ा लेट आएगा तब। हैं? तब कल ही बताएंगे। अब देखो, हैं? हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखो, जब तक तुम लोग को क्या कहता एपिसोड में क्या करके रखता पता है, वहाँ लगा के छोड़ेगा जहाँ तुमको कल मजबूरन में होकर के देखना पड़ेगा, समझा? तो फिलहाल हम अभी यहाँ छोड़ कर जाएंगे, जो कि कल तुम लोगों को फिर भी आना पड़ेगा। देखो, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ तो को बताने वाला था शायद, भूल जाते हैं। कब बताओ, इसका मतलब कुछ समझ रहा है कुछ? कौन सा? हाँ, इस लाइन का मतलब कुछ, अमाउंट जैसा तुम हमको लगता है कि छठा राउंड होगा पढ़ने वाला ना। ऑफ बीम ऑफ समझ रहे हैं भैया, लेकिन बताएंगे ना। लाइट का बीम आप अपना जो ज्ञान पड़ता है इस पे अगर हाइड्रोजन एटम पर, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता एब्जॉर्ब कर देता है बाद में इलेक्ट्रॉन एस ऑफ एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ड्रा दो भैया। देखना क्या बोल रहा है कि द सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? कि रे होता है, किरण होता है, हाँ, बताएंगे आगे। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब क्या होता है कि लाइट जो होता है वो स्पीड में आएगा थोड़ा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी में आएगा। लाइट प्रकाश। हाँ, बीम ऑफ लाइट मतलब स्पीड में कोई लाइट आता है। अप्लाइड हाँ, तो उसमें क्या क्या अप्लाइड किया, किस में? हाइड्रोजन एटम में। देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व, यानी क्या किया कि जो वहाँ से लाइट आया, हम बताते देखो बढ़िया से, आखिर बताना तो हमको ही है। हम मान लो कि एटम है, अब यहाँ से क्या किया, हाई बीम ऑफ लाइट क्या किया, पास किए, तो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। यानी किसके रूप में आ रहा है? एनर्जी के रूप में। एनर्जी ये बराबर क्या होता है? एच बाई फिर क्या नहीं होता है, यानी फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, यहाँ से लाइट आया, हम यहाँ से लाइट दिए, थोड़ा एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद क्या करेगा, बाय द इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्जर्व करा तो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। हाइड्रोजन तो क्या एक एटम जो इसको लिए वो क्या है? हाइड्रोजन एटम है। यानी ये वाला जो लिए हुआ क्या पूरा हाइड्रोजन एटम, हम जितना भी, फिर हम दूसरा भी ले सकते हैं। हाँ तो हीलियम एटम भी ले सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहाँ जो ऑब्जर्व यानी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर रहा है। किसके द्वारा? यानी ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी ऑब्जर्व किया जा रहा है। कुछ अमाउंट में एनर्जी, जब भी अंग्रेजी पढ़ने का स्टार्ट करेगा तो थोड़ा पीछे से चलेगा तो समझ में आ जाएगा कि ऑफ एन हाइड्रोजन आइटम। हाँ देखो कि हाइड्रोजन आइटम में जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आइटम के इलेक्ट्रॉन के द्वारा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कुछ मात्रा में एनर्जी को क्या करिए, एब्जॉर्व कर लिया गया। एंड जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। और जब मान लो कि तुम लोग को यदि हम पैसा दे देंगे तो तुम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि हम चंद्रमा पर जाके बस जाएंगे। मान लो तुम लोग के पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि चंद्रमा पर जाके बस, हाँ मंगल ग्रह पर। चांदे को खरीद लेंगे। तो वही बात ना हुआ। क्या किया कि इसके पास यहाँ से देखो इस एटम्स के पास बहुत सारा पैसा जा रहा है, तो पैसा को कौन ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चल जाएगा? डायरेक्ट चंद्रमा पर चल जाएगा। तो यहाँ से देखना, इसको क्या बोलते हैं? E1 एनर्जी, E1 E2, यानी ऑर्बिट। यानी इसको मान लो कि ऑर्बिट जब हम दिए तो हम क्या बोले थे कि इसको भी हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो इसको कोई नाम देंगे ना, तो E1 इसको दिए, इसको E1 E2। अब क्या हुआ कि कुछ अमाउंट में जब एनर्जी को दिए, मान लो इधर से हम एनर्जी दिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर जा कर के किस में चल जाएगा? E2 में चल जाएगा। यानी यहाँ से जैसे एनर्जी होगा, कुछ एनर्जी ले करके कहाँ आ जाएगा? E2 में आ जाएगा। यानी यहाँ से यदि हम इसका डायरेक्शन के दिखाते तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो उठ करके कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो इसको हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाते, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कर देते। यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ चल गया? सेकंड ऑर्बिट पे। कैसे चल गया? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हम दिए तो क्या किया? इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया यहाँ वाला और सीधे बाहर भागने चाह रहा था। एनर्जी दिए तो हाँ एनर्जी दिए तब।
क्योंकि ये कांस्टेंट एनर्जी के साथ क्या कर रहा था, घूम रहा था। लेकिन जब हम उसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी दे दिए तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से निकल करके यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, इसको लोअर एनर्जी ऑर्बिट बोलेंगे, इसको हायर एनर्जी ऑर्बिट बोलेंगे। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ चल गया, हायर एनर्जी ऑर्बिट में। अब देखना कुछ समय के लिए क्या करेगा कि जब तक इसके पास हायर एनर्जी रहेगा तब तक कहाँ रहेगा, और ज़्यादा ऊपर भागेगा। मान लो कि यदि हम और सारा एनर्जी दे देंगे तो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट वहाँ भी जा सकता है और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चल जाएगा या तो फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर चला जाएगा। कब, जब ज़्यादा मात्रा में इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तब। समझा? तो इसका मतलब लिख लो बस, इसमें वही करना था। यहाँ पर E1 जो होगा वह क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, E2 is high energy orbit. E2 इज हाई एनर्जी ऑर्बिट। शायद हम चालू नहीं किए थे, लगता है। हो गया। इसको ये वाला यहाँ लिख लो और इसको फिर अगला वाला यहाँ कर देते, रुको, अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा रहेगा। जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो क्या करता है, स्वीकार करने में भी अच्छा लगता है। तुम लोग कॉलेज गया होगा आज, लेकिन हर जगह थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। तुम लोग कॉपी में स्पेस रखा है ना, इसीलिए हम बोले थे। हाँ, फ़ोन पे कर ले। अब लिख लो, समझ गया इसका मतलब? इसका मतलब समझ गया तो अब क्या कहते हैं,